नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम और कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था। आइए आज अपन पढ़ेंगे बेटा गाउस लॉ। तो गाउस लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लक्स क्या होता है। आइए समझते हैं फ्लक्स। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले फ्लक्स को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आइए देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों, कोई भी आपके पास इस प्रकार की सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस प्रकार से निकल रही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गई और एक इस प्रकार की सरफेस हो गई जो कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। तो इस सरफेस से जो फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं इसे ही आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे आप एक एरिया एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं। एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है सरफेस से परपेंडिकुलर होती हैं। ये आप डीएस वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन कर लीजिए। दोनों के बीच में एंगल थीटा डिफाइन कर दे। ठीक है। तो जो फ्लक्स डिफाइन किया जाता है डी फाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाता है। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कुछ इस प्रकार से फ्लक्स को लिख दिया जाता है। अब इस प्रकार से आप इस पूरी सरफेस पे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उन सब का सम करेंगे तो इस टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा इंटीग्रेट ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ओवर दी सरफेस। इस प्रकार से आप इंटीग्रेट कर देंगे तो फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आइए बच्चों एयर फ्लक्स की बात करते हैं। जब चर्चा फ्लक्स की प्रारंभ हो ही गई है तो थोड़ा सा एयर फ्लक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस प्रकार से एक सरफेस लेते हैं। इस प्रकार से एक सरफेस लिया आपने, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसे। बच्चों इस प्रकार से आपने एक सरफेस ले ली। ठीक है। और इसमें से एयर पास हो रही है तो एयर एयर की वेलोसिटी है कुछ इस प्रकार से। एयर पास हो रही है इसमें से। ठीक है। यहाँ पे एयर फ्लो हो रही है तो यहाँ पे आपने होल क्रिएट कर दिया, इस प्रकार से विंडो क्रिएट कर दी। आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा होल है, यहाँ से आपने विंडो क्रिएट कर दी और जो एयर फ्लो की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे एयर फ्लो की डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है तो वी वेक्टर बोल दीजिए। और जो यहाँ पे आपकी जो विंडो है इसकी डायरेक्शन भी, यहाँ पे कोई भी एरिया एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, उसकी डायरेक्शन भी डीएस वेक्टर एयर फ्लो की डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे ए वेक्टर एंड डीएस वेक्टर के बिटवीन जो एंगल डिफाइन होगा बच्चों थीटा, वो 0 होगा। ठीक है। यहाँ पे अपन इस विंडो को रोटेट करते हैं और इस तरीके से पैरेलल कर देते हैं। आपका इस प्रकार से एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आपने इस प्रकार से विंडो क्रिएट की हुई है तो एयर सीधी की सीधी निकल जाएगी, इस सरफेस से पास नहीं होगी। यहाँ पे आप एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन डीएस वेक्टर इस प्रकार से होगी, ए वेक्टर इस प्रकार से होगी। ए वेक्टर नहीं तो आप वी वेक्टर बोल दीजिए क्योंकि आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है। जाहिर सी बात है इसमें से एयर फ्लो नहीं होगी इस विंडो से
और आगे अपन किसी एंगल पे रख देते हैं। इस प्रकार से किसी एंगल पे आपने रख दिया और इस प्रकार से एयर फ्लो हो रही है। मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स डिफाइन होगा इंटीग्रेशन वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 60 कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स डिफाइन होगा, इस केस में फ्लक्स 0 होगा और इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप एयर फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से इस विंडो से वाटर भी पास करवा सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के पास अपनी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डिफाइन होगा फ्लूइड के लिए। इस प्रकार से एयर के लिए की उस प्रकार से फ्लूइड के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड की फ्लो होने की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से कोई भी फ्लूइड इस सरफेस से पास नहीं होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 होगा। तो एक प्रकार से जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी भी सरफेस से पास होने वाले फील्ड ऑफ लाइंस को ही आप क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है तो उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देंगे। तो आई होप कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आइए बच्चों नोट करते हैं, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस the electric field of lines passing through any surface is known as electric flux. Okay, that means phi is equals to E vector dot ds वेक्टर। कुछ इस प्रकार से आप फ्लक्स डिफाइन करते हैं। चाहे तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो गई। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी। यहाँ पे आपने इस प्रकार से एक सरफेस डिफाइन कर दी, यहाँ पे आपने एक एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया। स्मॉल एलिमेंट है, इसकी बच्चों हमेशा याद रखिएगा, एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है, हमेशा जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है, जो सरफेस आपने सेलेक्ट किए हैं, इससे परपेंडिकुलर होती हैं। इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। इस डायरेक्शन में आपने ds वेक्टर डिफाइन कर दी। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है वो आपने थीटा डिफाइन कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ से फील्ड कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर दिया जाता है। बच्चों ये तो जनरल बात हो गई आपकी कि आपने एक ओपन सरफेस ली, कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस चूज कर ली। अब मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूं और उसके लिए बात करता हूं। जब मैं एक क्लोज सरफेस, ऐसे ही जनरल बात कर रहा हूं यहां तक कि फ्लक्स कंप्लीट हो गया, बट जैसा कि मैंने कहा कि इस क्लास का पर्पज प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना, उसे जितना अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, जितना अच्छे से समझा जा सकता है, उतना समझना अपनी क्लास का पर्पज है। तो क्या करते हैं बच्चों, एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। इसी प्रकार से आर्बिट्रेरी आपने क्लोज सरफेस ले ली, एक बैग ले लिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने सरफेस ले ली जो कि क्लोज है। ठीक है, तो
अब यहां से इससे निकलने वाले फ्लक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से निकल रहा है, तो यहाँ पे पूरी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट डिसाइड कर लिया, मैंने यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट डिसाइड कर लिया। बच्चों तो जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, आप फिक्स कर दीजिए बेटा फील्ड, 1 मिनट आप फील्ड फिक्स कर दीजिए। आपने मान लेते हैं इस प्रकार से फील्ड फिक्स कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आपने एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप क्लोज सरफेस की बात करते हैं, तो एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इनसाइड टू आउटवर्ड होती है। इस क्लोज सरफेस से अंदर से बाहर की ओर होती है हमेशा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आप ऐसी मिस्टेक ना दोहराएं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप क्लोज सरफेस पे कोई एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, तो डायरेक्शन हमेशा उस क्लोज सरफेस से अंदर से बाहर की ओर लेनी आपको, इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो इस प्रकार से डीएस वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे। बट इन द केस ऑफ open surface, you are free to choose, you are free to choose, you can take in this direction, you can also take in this direction, this is your choice. But in the case of closed surface, there is no choice, there is a fixed rule, you have to choose always the direction of area element from inside to outside। यहां पे आपने एंगल थीटा डिफाइन कर दिया, और इसी प्रकार से इस पूरी की पूरी सरफेस पे आप एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उनसे आप फ्लक्स डिफाइन करेंगे, डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और टोटल सरफेस की बच्चों अगर आप बात करते हैं तो आप इंटीग्रेट कर देंगे, एंड दैट इज योर रिजल्टेंट फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आप क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में इस तरीके से सर्कल लगा देंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जो सरफेस चूज की है वो सरफेस क्लोज है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं, और यहीं से आपके गॉस लॉ का स्टेटमेंट आता है बच्चों। इस प्रकार से गॉस लॉ का स्टेटमेंट आता है। गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आइए इसको समझते हैं। लिखना अपनी सेकंड प्रायोरिटी है, पहले अपन प्रत्येक चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, आइए समझते हैं। आपने कोई क्यू चार्ज लिया और यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बना दी जिसके अंदर आपका क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब इस क्यू चार्ज की वजह से जाहिर सी बात है फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेगी। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्रत्येक डायरेक्शन में फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ से निकलेगी और एज अ सोर्स से बिहेव करेगा। बट फील्ड ऑफ लाइंस और फील्ड के बारे में आप जानते हैं वो अपना इंटरेस्ट नहीं है, अपना इंटरेस्ट है यहाँ से फ्लक्स डिफाइन करना। जब आप यहाँ पे फ्लक्स डिफाइन करेंगे बच्चों, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो इसकी जो वैल्यू होती है फ्लक्स की क्लोज सरफेस के लिए, वो इस क्लोज सरफेस में एनक्लोज चार्ज के 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम के इक्वल होती हैं। कुछ इस प्रकार से आप उसे लिखते हैं। तो जो फ्लक्स होता है केवल और केवल डिपेंड करता है इस बाउंडेड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है। हो सकता है यहाँ पे एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो, तो आप टोटल का सम करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार से चार्ज हो सकते हैं, 4 5 6 चार्ज हो सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, आप सबका सम कर दें, क्योंकि इस बाउंडेड सरफेस में
कितना एनक्लोज चार्ज होगा के बारे में अपन बात कर रहे हैं, और उस टोटल चार्ज सिस्टम की वजह से यहाँ पे फ्लक्स डिफाइन होगा। इस प्रकार से भी चर्चा की जा सकती है। इसको प्रूव भी करेंगे बच्चों अपन। अगर प्रूफ की बात की जाती है तो आइए बड़े ध्यान से देखते हैं। इस प्रकार से आपने एक स्पेरिकल सरफेस ले ली, गोलीय पृष्ठ ले लिया, और यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया। एंड यू नो वेरी वेल the electric field due to point charge is equals to E vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, and the radius of this sphere is capital R. Okay, then the electric field due to this point charge is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square and R cap. That is the direction of electric field. क्लियर? तो इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दिया। बच्चों आइए इस स्पेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स को। तो फ्लक्स की अगर आप बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो क्लोज सरफेस की बात करेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर की बात करेंगे। ओके, और बच्चों यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे आप कि स्पेरिकल सरफेस की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, सिमेट्री है यहाँ पे। दैट मीन्स जो फाई होगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, ई, और इंटीग्रेशन डीएस का इसकी वैल्यू ए लिख दी जाएगी। दैट मीन्स ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया जाएगा। और आप सरफेस की बात करते हैं, इस पूरी की पूरी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाद में लिख लेंगे, डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं इसकी सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर केप होगी और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी आर केप ही होगी। दैट मीन्स ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर की जो वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स ई का मैग्नीट्यूड डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 0 0 की वैल्यू 1, तो ई लिखा जाएगा जनरली। और एरिया जो होता है, अगर अपन स्पेरिकल सरफेस की बात करें तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखा जाता है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of this sphere is Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon R square multiply with 4 pi R square। यहां से आप 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल जो आपका फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। क्लियर? और बड़े ध्यान से अगर आप इसे देखें, इस रिजल्ट को देखें, तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे बच्चों, यहाँ पे आप फ्लक्स को अगर बड़े ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे फ्लक्स इज द इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ दिस ज्योमेट्री। आप यहाँ पे कितना बड़ा स्फीयर लेंगे, फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन हाउ बिग द सरफेस यू आर गोइंग टू चूज। अगर आप यहाँ पे छोटा स्फीयर लेते हैं, इस प्रकार का स्फीयर लेते हैं, तब भी यहाँ पे जो आपका फ्लक्स कैलकुलेट होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ही होगा। तो शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस मैटर नहीं करती है, बस मैटर करती है कि चीज की कोई भी सरफेस आप लेते हैं उसमें एनक्लोज चार्ज कितना है। आप अगर इसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो ये सरफेस ले लीजिए, ये सरफेस ले लीजिए। अगर आप इन तीनों सरफेस की बात करते हैं, डिफरेंट इनके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तीनों के तीनों केस में ही फ्लक्स जो कैलकुलेट होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ही कैलकुलेट होगा। इस बात से कोई मैटर नहीं करता कितना बड़ा स्फीयर आप चूज करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया?
तो बच्चों जो गाउस का नियम है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे गाउस लॉ अप्लाई करने की बात करते हैं तो गॉस लॉ तो हमेशा वैलिड है। ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, बट गॉस लॉ के हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपकी जो ज्योमेट्री है, जो प्रॉब्लम्स आप चूज करने जा रहे हैं वो सिमेट्रिक हो। क्लियर है? तो सिमेट्री का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गॉस लॉ तो वैलिड होगा, बट जब आपकी प्रॉब्लम सिमेट्रिक नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है जब आप सिमेट्रिकल प्रॉब्लम नहीं लेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे तो तीन आप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेंगे। एक तो स्पेयर की वजह से आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, एक लॉन्ग सिलेंडर के लिए अपन बात करेंगे, और इनफाइनाइट प्लेन के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की बात करेंगे। बट वो अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, अभी उनकी कोई चर्चा अपन नहीं करेंगे। तो आपने चेक किया और फ्लक्स कैलकुलेट किया गाउस यहाँ पे स्पेयर के लिए, तो आपने क्या पाया, फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है, जो कि आप कोई सी भी शेप ले लीजिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जरूरी नहीं आप स्पेरिकल लें, आप इस प्रकार से सरफेस ले लीजिए, आप इस प्रकार से सरफेस ले लीजिए। जो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो केवल और केवल मैटर करेगा इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट। इफ देर इज बंच ऑफ चार्ज दैट मीन्स देर आर मेनी चार्जेस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार से हैं, दैट मीन्स क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू समेशन क्यू आई। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो आई होप बहुत बढ़िया तरीके से फ्लक्स आपका कैलकुलेट हो गया होगा, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर अपन डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म की बात करेंगे, बट सबसे पहले यहाँ तक लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से गॉस लॉ से जो आप डिफरेंशियल फॉर्म की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी, जिसे आप मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है इस अपने कोर्स क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हर्ट भी उसे कह सकते हैं। तो मोस्ट फेमस इक्वेशन यहां से आप डिराइव करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, और स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में पढ़ते हैं तो सभी चीजें जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आइए स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। अब लिखते हैं द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ total total enclosed charge by closed surface। कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, दैट मीन्स आइए बच्चों यहां पे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक इस प्रकार से लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए बच्चों। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1 इज नोन एज, लिख लीजिए बच्चों, इक्वेशन 1 इज नोन एज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल
फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो इसे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ को बताइए, तो आप कुछ इस प्रकार से बताएंगे। क्लियर? आइए बच्चों इसके बारे में चर्चा करते, कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था स्पेयर के लिए दिया था, आइए जनरलाइज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके प्रूफ की बात करते हैं। क्योंकि जनरलाइज स्पेयर का आप एग्जांपल लेते हुए तो पहले भी क्वेश्चंस करते आए हैं। अब यहाँ पे एक जनरलाइज आप कोई भी ज्योमेट्री ले लेते हैं और उसके लिए सॉलिड एंगल की भी बात करेंगे। आइए यहाँ पे बनाते हैं एक डायग्राम। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं। आर्बिट्रेरी आपने कोई क्लोज सरफेस बना दी। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी जो क्लोज सरफेस होती है उसके अंदर वॉल्यूम डिफाइन होता है। तो यहाँ पे भी कोई फाइनाइट वॉल्यूम इसके अंदर डिफाइन होगा। यहाँ पे लेट और इसमें क्यू चार्ज रख देते हैं। लेट क्यू चार्ज इज placed placed inside the surface 8.0 एंड यहाँ पे आप एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करते, पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। आइए यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं। ये आपका आर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने इस प्रकार से एरिया एलिमेंट डिफाइन किया और इस एरिया एलिमेंट की वजह से आपकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी, मैंने पहले ही कहा था इनसाइड टू आउटसाइड, तो डीएस वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, या आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो ये पॉइंट पी हो गया, ये आपके आर केप की डायरेक्शन हो गई। समझने की कोशिश करना बच्चों, ये आपका एंगल थीटा हो गया। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा। क्यू चार्ज की वजह से जाहिर सी बात है इस पॉइंट पी पे, अगर आप इसको पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन होगा। और इस सरफेस की वजह से, एक मिनट, इस सरफेस की वजह से यहाँ पे सॉलिड एंगल डिफाइन होगा। थोड़ा सा मैं आपको सॉलिड एंगल के बारे में बता देता हूं बच्चों। अगर आप टू डायमेंशन में बात करते हैं, तो टू डायमेंशन में किसी लेंथ की वजह से, जैसे इस प्रकार से आपने आर्क डिफाइन किया था, चाप अगर हिंदी में आप बोले तो आपने चाप डिफाइन किया था, तो इस लेंथ की वजह से यहाँ पे अगर ये एक सर्कल है इस प्रकार से, तो इस लेंथ की वजह से, या यूं कहे तो लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ सेंटर पे एंगल डिफाइन हुआ था, जिसे आप थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। जब आप एक वॉल्यूम की बात करते हैं, तो सरफेस की वजह से जो सेंटर पे एंगल डिफाइन होता है उसे आप सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इट इज जस्ट अ कन्वर्जन फ्रॉम टू डायमेंशन टू थ्री डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे आप एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लिखते थे, जब आप बात करते हैं सॉलिड एंगल की, जिसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एरिया अपॉन रेडियस लिखा जाता है, डीए अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाता है। और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो आर केप के अलोंग होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया है, इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर में नहीं है, आर केप से थीटा डायरेक्शन में है। तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन आर केप के अलोंग कितना आता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से डीएस कोस थीटा आएगा, तो यहाँ पे डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डीएस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखेगा। ये मैंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स की क्लास में थोड़ा सा मैथमेटिकल बात करने की कोशिश की है, जिससे आपको समस्या ना आए। चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पेरिकल सरफेस लेता,
और डायरेक्ट 4πr² लिख देता एरिया और 2 स्टेप में कैलकुलेट कर देता। बट हमें हमेशा ये ध्यान रखना है बच्चों कि आप एमएससी के स्टूडेंट है, आपका स्टैंडर्ड प्रत्येक कॉन्सेप्ट को पढ़ने का थोड़ा हाई होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान तो पढ़ाई है। एंड 8 पॉइंट पी, 8 डिस्टेंस आर एंड 8 डिस्टेंस आर बी कंस्ट्रक्ट, बी कंस्ट्रक्ट, बी कंस्ट्रक्ट एन एरिया एलिमेंट, एन एरिया एलिमेंट ds vector and 8 distance are 8 distance are the electric field is E, the electric field is E। इस प्रकार से आप डिफाइन कर देते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दैट मीन्स देन फ्लक्स phi is equals to close integral E vector dot ds vector. That is your equation number 1. Okay, and the electric field at distance r and the electric field at distance r, at distance r. Okay, then लिख लीजिए बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² r कैप। और यहाँ पे आपने वेक्टर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं बच्चों। y इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर की प्लेस पे आप पुटअप करेंगे Q/4πε0 साथ में r² r कैप dot ds vector. Okay, and r cap dot ds vector is equals to the magnitude of r cap multiply with magnitude of ds vector cos theta, and the magnitude of unit vector r cap is going to be unit. Okay, that means y is equals to close surface integration Q/4πε0 that is multiply with ds cos theta upon r². Clear? That is your equation number 2. From the concept of solid angle, from the concept of solid angle, from the concept of solid angle, d omega is equals to ds cos theta upon r²। बच्चों जब मैंने आपको सॉलिड एंगल समझाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना, जब मैंने डी ओमेगा की बात की थी सॉलिड एंगल की, तो यहाँ पे डीए अपॉन r² था। गलती से यहाँ पे मैंने डीए अपॉन आर लिख दिया था, तो यहाँ पे डीए अपॉन r² था। क्लियर है? तो उसको आप करेक्ट पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ds cos theta upon r², that is your solid angle. Put up the value in equation 2. That means y is equals to close surface integration Q/4πε0 को आप बाहर निकाल लीजिए बेटा। Q/4πε0 and close integration d omega. That is your equation number 3. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपने लिख दिया फॉर स्पेरिकल सरफेस
for spherical surface the value of solid angle इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई। ये डेटा है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से। जब आप स्पेरिकल सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे देन द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल फॉर होल स्पेयर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 पाई। ओके, देन y इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड एंड दैट इज मल्टीप्लाई विथ 4 पाई। यहां से आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट आता है। तो आपने कैलकुलेशंस की फ्लक्स की और जो आपकी वैल्यू है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल आई। तो यहां से आप कह सकते हैं कि आप शेप और साइज कुछ भी लें, जो आपकी ज्योमेट्री है उसकी शेप और साइज कुछ भी ले, जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नोड होगी, वेयर Q इज एनक्लोज चार्ज इन योर क्लोज सरफेस। ओके, तो फाइव ये इक्वेशन नंबर शायद 4 आ जाता है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो लिख लीजिए बच्चों इसे। तुरंत प्रभाव से नोट करेंगे। इसके बाद हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करेंगे, जो जहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। जब मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ेंगे तो आप उनकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे कि आखिरकार क्यों उन्हें इस बेस जो आपका कोर्स है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसका हर्ट कहा जाता है। जो 4 इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, उनकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे। अभी उनके बारे में ज्यादा बातचीत करना इररेलेवेंट होगा थोड़ा सा, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे मैक्सवेल इक्वेशन को उतना अच्छे से नहीं जानते हैं। जब वो टॉपिक आएगा तब काफी डिटेल में उनकी बात करेंगे। लिख लीजिए बच्चों। लिख लीजिए एज इट इज। और किसी को समय कम पड़ता है तो स्क्रीन पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे। यहां पे लिखेंगे बच्चों, एंड एंड इफ there is bunch of charges, if there is bunch of charges, if there is bunch of charges, then q enclosed is equals to summation qi. So the flux is equals to summation qi upon epsilon naught. That is your equation number 5. तो ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर वहां पे काफी सारे चार्जेज रखे हुए हैं तो जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी एनक्लोज चार्जेज हैं सबका सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नोट से। दैट इज योर फ्लक्स। ओके, आइए हेडिंग डालते हैं।
डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस। ठीक है, तो पहले चर्चा कर लेते हैं जैसा कि अपना प्रोसीजर रहा है इस क्लास के पढ़ने के दौरान। पहले चर्चा करते हैं बच्चों। तो आपने गाउस लॉ पढ़ा, आपने इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा इस प्रकार से ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो क्यू एनक्लोज लिखा हुआ है, टोटल एनक्लोज चार्ज इन योर क्लोज सरफेस। ओके, इफ the total charge is q enclosed in closed surface with वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो आप क्यू एनक्लोज को बच्चों क्या लिख सकते हैं, रो डीटो लिख सकते हैं। नो प्रॉब्लम सर, ऐसा लिखा जा सकता है। जो सेकेंड लेक्चर था इस कोर्स का, वहां पे जब अपन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो वहां पे सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। किसी बच्चे ने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, पहले आप उन क्लासेस को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डीटो। कुछ इस प्रकार से आपने लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आपने एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी होगी मैथमेटिकल फिजिक्स में, और नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डीटो। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को इन जनरल आप अगर बात करना चाहे तो गॉस डाइवर्जेंस का काम क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जनरली बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक ही जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देते हैं और आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। दैट इज द सिंपल रूल। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डीटो इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो डीटो। आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डीटो एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहां से आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज योर फेमस इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों ये, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो यहाँ पे उल्टा ट्राइंगल के साथ डॉट ऑपरेशन लगा हुआ है इसे आप डाइवर्जेंस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा, किस प्रकार से यूज होगा आगे की आने वाली क्लासेस में अपन देखेंगे। तब तक के लिए इंटरेस्ट बचा के रखिए। तो इसे डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर कहते हैं और बहुत ही फेमस इक्वेशन आपने कैलकुलेट की है। आइए यहाँ तक, जिसे आप गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, आइए इसको एज इट इज लिखते हैं जैसा कि अपना लिखने का पैटर्न है। आइए
हेडिंग डालिए डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, हेडिंग आप पहले ही डाल चुके हैं। इफ देयर इज q charge, if their q charge is enclosed in a surface and their volume charge density charge density and their volume charge density rho, then यहां पे आप लिख सकते हैं q enclosed is equals to इंटीग्रेशन रो डीटो। कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, साथ के साथ लिख लीजिए, अब सब कुछ समझा दिया है। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ, सॉरी, आपने ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखा है एंड देयर q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट था, तो यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट और q एनक्लोज की जगह आप रो डीटो लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आइए बच्चों, वी नो दैट we know that from Gauss डाइवर्जेंस थ्योरम, तो बच्चों आपको ये थ्योरम साथ के साथ याद भी रखनी है, आगे भी काम आने वाली हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल a वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर d2। कुछ इस प्रकार से लिख दी जाती हैं। इफ यहाँ पे a वेक्टर की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया जाए तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ E वेक्टर और साथ में आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिख देंगे एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। क्लियर है, इक्वेशन 2 और 3 से लिख लीजिए बच्चों, दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डीटो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डीटो, और यहां से इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे और साथ के साथ ही लिख देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डीटो बराबर 0। तो इस ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 है। That means this term is equals to 0. Divergence of E vector minus rho upon epsilon naught is equals to 0. So divergence of E vector is equals to rho upon epsilon naught. MTR लगा लीजिए बच्चों और इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, शायद 3 दिए थे, अभी अपन 4 देंगे इस इक्वेशन नंबर। This is your equation number 4 and equation 4 is known as differential form of Gauss law। क्लियर,
तो इस प्रकार से आपने फेमस इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कल इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। जब एक बार अपन पोटेंशियल्स पढ़ लेंगे तो आगे की बातें धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता जाएगा, आपका इंटरेस्ट यूं ही बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, राधे राधे। बाकी अपन कल पढ़ेंगे।